हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने तो शुरू कर दिया है विभाग 5 उपयोजित लेखन में। तो ये जो पत्र लेखन था, वो पत्र लेखन जो भी निवेदन था वो पढ़कर किस तरह से आप लोगों को पूछे गए सवालों को समझकर आप लोग किस तरीके से लेटर्स लिखोगे, लेटर औपचारिक है या अनौपचारिक है, या आप लोग किस तरह से समझोगे और एग्जाम में पेपर किस तरह से लिखा जाएगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ शालिनी हुबलीकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ सारांश लेखन। तो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पत्र लेखन करो या तो आप सारांश लेखन करो। सारांश लेखन के लिए भी आपको होते हैं 6 मार्क्स। ओके, तो सबसे पहले सारांश लेखन जो होता है ना, उसमें क्वेश्चन पेपर में का ही कोई पैराग्राफ वो लोग आपको देते हैं। तो वो पहले आप लोग कैसे समझोगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, सारांश लेखन विभाग 1 गद्य ई प्रश्न क्रमांक 1 ई मधील अपठित गद्य उतार्याचा 1/3 सारांश तुमच्या शब्दात लिहा। अभी प्रश्न क्रमांक 1 मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में का जो ई वाला जो पैराग्राफ है उसे हमें पढ़ना है और उस पैराग्राफ का हम लोगों को 1/4 पार्ट जो है ना वो लिखना है। तो वो ऐसे लिखना है कि पूरे पैराग्राफ के जो मेन पॉइंट्स है उसे हम लोगों को अपने विचार से, जैसे स्वमत लिखते हैं ना हम लोग, उसी तरह से उस पैराग्राफ को समझकर हम लोगों को वो शॉर्ट में लिखना है और उसमें के पॉइंट्स भी सारे कवर होने चाहिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे विभाग 1 में का गद्य ई यानी प्रश्न क्रमांक 1 में का ई वाला पैराग्राफ। तो ये देखो, ये है मराठी बोर्डाची कृती पत्रिका। इसमें जो है, ये जो है प्रश्न पहला अ वाला पैराग्राफ हम लोगों को नहीं लेना है क्योंकि अ मेंशन नहीं है, आ भी नहीं लेना है क्योंकि आ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो हम लोगों को पैराग्राफ कौन सा पढ़ने के लिए कहा है उन्होंने, तो प्रश्न पहला ई। ठीक है, तो ये पैराग्राफ रीड करके हम लोगों को उसका सारांश लेखन लिखना है। ठीक है, तो अभी ये पैराग्राफ में इन लोगों ने क्या दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, माणूस त्याचा सामाजिक परिसर व त्याच्या सभोवतालचा निसर्ग यातील संवाद शिक्षणामुळे साधता आला पाहिजे, हा कर्मवीरांचा आग्रह होता। माणूस और उसका जो एटमॉस्फेयर है, सोशल सराउंडिंग जो होता है वो, और जो नेचर है वो, ओके, तो उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन करने आना चाहिए। तो ऐसे कौन कहता था? कर्मवीर जो थे वो हमेशा ऐसे कहते थे कि वे ऐसे आपको करना चाहिए। भारत हा खेड्यांचा आणि खेडूतांचा देश आहे। अभी इंडिया जो है, इंडिया में विलेजेस है ना, स्मॉल विलेजेस है, तो वहाँ पर खेड़े बोलते हैं। विलेज जो होते हैं स्मॉल, उसे कहते हैं खेड़े। तो ये जो हमारा देश है वो खेड़ों का देश है, खेड़े गांव बोलते हैं उसको। खेड़ी ही निसर्गाला अधिक जवळची आहेत। अभी जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, दूर दूर छोटे गांव, तो वहाँ पर तुम लोगों को नेचुरल ब्यूटीज जो होते हैं ना वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते। तुम लोग को वहाँ पर सीमेंट के रोड देखने को नहीं मिलेंगे, गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ पर नेचर ही नेचर तुम लोगों को देखने को मिलेगा। नदी, पेड़, तालाब, ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल ब्यूटीज। निसर्ग मीन्स ओवरऑल नेचुरल ब्यूटीज।
खेडी ही निसर्गाला अधिक जवळची आहेत. इसके लिए जो नेचर है उसके लिए खेडी जो है वो बहुत ही क्लोज है. व्यक्तीचे पौरुष, प्रतिकार क्षमता व उपक्रमशीलता यांचा विकास होतो तो माणूस आणि निसर्ग यांच्या सहयोगातून. अभी हर एक इंडिविजुअल होता है ना, उसका जो पौरुष होता है, प्रतिकार क्षमता होती है, उपक्रमशीलता होती है. तो ओवरऑल जो उसका उसके अंदर की जो, तो हर एक इंडिविजुअल का जो पौरुष यानी पर्सनालिटी, प्रतिकार क्षमता मीन्स इम्यून सिस्टम, फिर उपक्रमशीलता. उपक्रमशीलता यानी जो इंथुजियास्टिक लोग होते हैं ना, जैसे नए नए खोज करते रहते हैं, नए नए शोध करते रहते हैं, वो उसमें उमंग उत्साह बढ़ना यांचा विकास होतो तो माणूस आणि निसर्ग यांच्या सहयोगातून. तो ये जो डेवलप होता है वो कैसे डेवलप होता है? ह्यूमन बीइंग एंड नेचर, इन दोनों के दे बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. ओके, नेचर है इसके लिए इंसान डेवलपमेंट कर सकता है क्या? नहीं. अगर नेचर नहीं होगा तो फिर वो कैसे करेगा डेवलपमेंट? नाउ कर्मवीरांनी हे जीवन रहस्य जाणले. तो ये जो मेन जो ये था ना, सस्पेंस जो था लाइफ का, वो वे जान गए आणि शिक्षणाचा मोहरा खेड्याकडे वळवला. और एजुकेशन जो था वो कहाँ तक लेकर गए? खेड़े गांव तक लेकर गए. अभी नॉर्मली देखा जाए तो क्या होता है ना, जहाँ पर डेवलप्ड जगह होती है जैसे सिटीज़ होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, जो खेड़े गांव में लोग रहते हैं उन लोगों को वहाँ पर सारे बेनिफिट्स नहीं होते, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, शहरों की ओर आते हैं. अगर उन लोगों को सब कुछ उधर ही मिलेगा, खेड़े गांव में अगर उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो फिर वो लोग क्यों यहाँ पर आएंगे, है ना? किसको अच्छा लगता है अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के पैसों के लिए यहाँ पे आना? तो उन्होंने क्या किया, जो एजुकेशन था उस एजुकेशन को वो कहाँ पर लेकर गए? गांव तक लेकर गए. संस्थानिकांचे वाडे, वारकऱ्यांच्या धर्मशाळा, वाड्या आणि वस्त्यांवरची घरकुले हीच आपली आश्रयस्थाने समजून कार्याला आरंभ केला. अभी वो जब यहाँ से वहाँ गए तो रहने के लिए उनको आश्रय स्थान, जहाँ वो अपना शेड लेंगे, रहना तो पड़ेगा ना उनको, बेचारे वहाँ जाएंगे तो किस किस का सपोर्ट लिया उन्होंने? संस्थानिकांचे वाड़े. तो वहाँ पर जो भी वहाँ का जो खेड़ेगांव को जो भी ये करते हैं, संभालते हैं वगैरह, तो उन लोगों के जो घर होते हैं ना, वाड़े बोलते हैं उनको. तो वो अगर प्रॉपर इंग्लिश में अगर कहा जाए तो संस्थानिक का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल. तो उन लोगों के जो वाड़े हैं वहाँ पर वारकऱ्यांच्या धर्मशाला, वारकरी यानी जो पंढरपुर की यात्रा करते हैं, आषाढ़ी एकादशी के समय पंढरपुर में जाते हैं, उन्हें वारकरी कहते हैं, जो पद यात्रा करते हैं. तो उन लोगों के जो धर्मशाला होते हैं, उन लोग के रहने के लिए जो वहाँ पर व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर वो रहते थे. वाड़िया, कोई भी वाड़ा, घर, बड़े बड़े जो घर होते हैं उसको वाड़ा बोलते हैं. आणि वस्त्यांवरची घरकुले, जहाँ पर भी वो जाते हैं वहाँ पर जो भी घर रहेंगे तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे, या फिर कोई स्पेयर में घर होगा तो वहाँ पर वो जाकर रहेंगे. हीच आपली आश्रयस्थाने समजून कार्याला आरंभ केला. तो यहाँ पर ही अभी मुझे रहने के लिए जगह मिलेगी, ऐसा सोच के उन्होंने अपने जो काम था, कौन सा काम था उनका? मेन एजुकेशन को खेड़े तक लेकर जाना. ठीक है, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया. पुढे पुढे शाळांच्या वास्तू उभ्या राहिल्या. फिर शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी चाहिए, है क्या नहीं? फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, स्कूल्स बनने लगे. शाळांच्या वास्तू यानी घर, स्कूल्स वहाँ पर बनने लगे जगह जगह पे. पुढे पुढे शाळांच्या वास्तू उभ्या राहिल्या. शक्य असेल ते शाळेला जोडून शेती संपादन करण्यात आली. और पॉसिबली उन लोगों ने क्या किया, स्कूल के बाजू में क्या था, फार्म था, तो इस तरह से उन्होंने
स्कूल्स बनाए थे। यहाँ पे स्कूल और बाजू में फार्म। शेतात विहिरी खोदण्यात आल्या। फिर जो खेत था तो अनाज को पानी देने के लिए वहां पर क्या बनाए गए, कुएं, वेल बनाए गए। विहिरी मीन्स वेल खोदे गए। हे सर्व विद्यार्थ्यांच्या श्रमदानातून घडवून आणले। अभी ये जो भी बच्चे स्कूल में आते थे तो वो सब मिलके खुदाई का काम करते थे और सब गांव का जो भी काम होगा वो सब बच्चे मिलकर श्रमदान करना, यानी सब लोग मिलजुल कर काम करते थे वहां पर और वहां पे डेवलपमेंट कर रहे थे। अंग मेहनतच गरिबांची दौलत, द मोस्ट इम्पॉर्टंट लाइन। अंग मेहनतच गरिबांची दौलत मीन्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, ओके। फिजिकल वर्क जो है वही जो पुअर लोग हैं उन लोगों का क्या है, एसेट है, उन लोगों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कमवा आणि शिका या शिक्षण क्षेत्रातील मंत्राचे द्रष्टे कर्मवीर हेच होते। अभी देखो, कमवा आणि शिका, वो क्या कहते थे वहां के लोगों को, कमवा आणि शिका, कमाओ और पढ़ो। या शिक्षण क्षेत्रातील मंत्राचे द्रष्टे, तो एजुकेशनल फील्ड में का ये जो उनका स्लोगन था, कमवा आणि शिका, कर्मवीर हेच होते। तो कौन थे उसके मेन, कर्मवीर थे, ठीक है। तो इस तरह से अभी देखो ये पैराग्राफ जो है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अभी इसको तुम लोग कैसे लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में। अभी ये जो पैराग्राफ है ये पूरे पैराग्राफ को हम लोगों को 1/3 करके लिखना है, जिसमें जो उसका मेन एम है इस पैराग्राफ के पीछे का उसे हम लोगों को लिखना होगा। और सारांश लेखन में जितना आप लोग अपने विचार लिखते हैं ना तो समझ में आता है एग्जामिनर को कि हाँ इसमें पैराग्राफ में जो भी लिखा है ना ये इस बच्चे को समझ में आया है और उसने बराबर सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पॉसिबली अपने पैराग्राफ को समझ के अपने दिमाग से लिखने की कोशिश करो तुम लोग। अगर तुम लोगों को मराठी लिखने में काना मात्रा वेलांटीज में डिफिकल्टीज होती है तो तुम लोगों को हर रोज 12 खड़ी लिखनी चाहिए। और कैसे लिखना चाहिए वो मैंने आप लोगों को मेरी वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो व्याकरण में आप जाओगे तो वहां पर किस तरह से मराठी का पढ़ाई तुम लोग को करना है, बेसिक मराठी कैसे सीखनी है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो ये पैराग्राफ का 1/3 हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अभी एक बार मैं पूरा पैराग्राफ नॉन स्टॉप आप लोग को रीड करके बताती हूँ, ठीक है। माणूस त्याचा सामाजिक परिसर व त्याच्या सभोवतालचा निसर्ग यातील संवाद शिक्षणामुळे साधता आला पाहिजे, हा कर्मवीरांचा आग्रह होता। भारत हा खेड्यांचा आणि खेडूतांचा देश आहे। खेडी ही निसर्गाला अधिक जवळची आहेत। व्यक्तीचे पौरुष, प्रतिकार क्षमता व उपक्रमशीलता यांचा विकास होतो तो माणूस आणि निसर्ग यांच्या सहयोगातून। कर्मवीरांनी हे जीवन रहस्य जाणले आणि शिक्षणाचा मोहरा खेड्याकडे वळवला। संस्थानिकांचे वाडे, वारकऱ्यांच्या धर्मशाळा, वाड्या आणि वस्त्यांवरची घरकुले हीच आपली आश्रयस्थाने समजून कार्याला आरंभ केला। पुढे पुढे शाळांच्या वास्तू उभ्या राहिल्या। शक्य असेल तेथे शाळेला जोडून शेती संपादन करण्यात आली। शेतात विहिरी खोदण्यात आल्या। हे सर्व विद्यार्थ्यांच्या श्रमदानातून घडवून आणले। अंग मेहनतच गरिबांची दौलत, कमवा आणि शिका या शिक्षण क्षेत्रातील मंत्राचे द्रष्टे कर्मवीर हेच होते, ठीक है। तो अभी इसका 1/3 हम लोग कैसे करेंगे, तो सारांश लेखन। अभी मेन जो क्या है उसमें एजुकेशन के बारे में जो उन लोगों ने वो पॉइंट रखा हुआ था उसे हम लोग अपने लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। शिक्षण आणि स्वावलंबन, एजुकेशन एंड स्वावलंबन का मतलब होता है सेल्फ रिलायन्स। एज्युकेशन एंड सेल्फ रिलायन्स ही उत्तम समाज निर्मितीची प्रमुख अंगे आहेत। अगर एक्चुअल में हम लोग को सोसाइटी को डेवलप करना है तो ये जो दो है ना, शिक्षण आणि स्वावलंबन, ये उसके मेन पार्ट्स है, ओके। भारत हा शेती प्रधान देश आहे। अभी ये तो हमें पता ही है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है,
निसर्ग आणि खेड्यांशी त्याचे अतूट नाते लक्षात घेऊन वीरांनी खेड्यांपासून श्रमदानाचे आणि ज्ञानदानाचे कार्य घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले. देखो, निसर्ग आणि खेड्यांशी त्याचे अतूट नाते लक्षात घेऊन, अभी उन्होंने जैसे कि मैंने बताया तुम लोग को कि एजुकेशन जो है वो अब खेड़े गांव तक लेकर गए. फिर एजुकेशन और नेचर इनका निसर्ग आणि खेड्यांशी त्याचे अतूट नाते. अभी ये जो कर्मवीर थे ना, उन्होंने क्या प्लान किया कि निसर्ग और खेड़ा ये जो है इनका दोनों का एक दूसरे से बहुत ही क्लोज रिलेशन है. ठीक है, नेचर एंड विलेज. तो उन्होंने क्या सोचा, क्या ट्राई किया उन्होंने कि विलेज में क्या कराना है, उन लोगों से श्रमदान कराना है. मीन्स अंग मेहनत जो बोला था तो श्रमदान हो गया वो, है ना. आणि ज्ञानदानाचे कार्य, और ये वहां पर स्कूल लेकर गए, एजुकेशन लेकर गए, उन्हें एजुकेशन भी कर रहे हैं प्लस उनसे मेहनत भी करवा रहे, अंग मेहनत भी करवा रहे. जैसे उन्होंने कहा है कि वेल जो है, कुएं वगैरह भी उन्होंने खोदे थे, है ना. वो सब जो भी वहां पे उन्होंने डेवलपमेंट किया, स्कूल्स बनाए गए वहां पे. तो जो वहां पे जो सीखने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके हेल्प से ही उन्होंने वहां पर डेव्हलपमेंट्स किए. तो श्रमदानाचे आणि ज्ञानदानाचे कार्य घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले. किसने ट्राय किया? ये कर्मवीर, इन्होंने कोशिश की. यातूनच शेती आणि शाळा म्हणजे, अभी देखो इसी में से यातूनच शेती आणि शाळा, कमवा आणि शिकवा. तो फार्मिंग भी करना है, स्कूल में भी जाना है, कमाना भी है और सीखना भी है. ठीक है, हा कर्मवीरांचा विद्यार्थ्यांसाठी मूल मंत्र ठरला. तो ये जो उनका था कमवा आणि शिका, ये जो वहां के जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों के लिए वो क्या हो गया, वृद्ध वाक्य हो गया, मूल मंत्र हो गया. तो इस तरह से वो जो ओवरऑल पैराग्राफ था, विद द हेल्प ऑफ दैट पैराग्राफ ओनली हम लोगों ने 1/3 यहाँ पर उसका लिखा है, जिसमें सारे पॉइंट्स जो थे वो क्या हो गए, कवर हो गए. ओके, तो अभी इसका जो मार्किंग सिस्टम क्या होता है, तो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि जब एग्जामिनर आपके आंसर शीट चेक करता है तो वो कैसे चेक करेगा. मोजक्या शब्दात सारांश लेखन. मोजक्या शब्दात मीन्स लिमिटेड वर्ड्स में आपका सारांश लेखन होना चाहिए. ठीक है, उसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 2 मार्क्स. सबसे पहले वो कितना लिखा हुआ है वो देखेंगे वो लोग, तो उसके लिए 2 मार्क्स है. फिर परिच्छेदाचा संपूर्ण आशय अपेक्षित, जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है वो पूरा 1/3 इसमें जो उसका मेन पॉइंट जो है वो आना एक्सपेक्टेड है उन लोगों के लिए, तो उसके लिए है 2 मार्क्स. स्वभाषेत मांडनी. स्वभाषा मीन्स आप लोगों का खुद का लैंग्वेज ऑफ राइटिंग होना चाहिए कि आप जैसे कि समझ गए हैं उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, और वो समझकर आप यहाँ पर उसका 1/3 लिख रहे हैं. तो उसके लिए तो या मुद्द्यांचा विचार करून एकूण 6 पैकी गुण. तो ये पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स देगा. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको मार्किंग सिस्टम समझ में आ जाएगा ना, तो कैसे आप लोग को वो लिखना चाहिए वो भी बराबर से समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई होप आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरह से सारांश लेखन लिखा जाता है. ठीक है, आपको अपने ही विचार लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पैराग्राफ. और पैराग्राफ भी कैसे आपको समझना है, कैसे पढ़ के किस तरह से प्रॉपर परफेक्ट पैराग्राफ आप लोगों को लेना है वो भी मैंने बताया है. अगर इन लोगों ने दिया एक पैराग्राफ है और आपने लिखे दूसरे पैराग्राफ का सारांश लेखन, तो कुछ भी नहीं मार्क्स मिलेगा, 0, अंडा. फिर अंडे का फंडा हो जाएगा तुम लोग के साथ में. तो ऐसी गलतियां जो सिली मिस्टेक्स तुम लोग करते हो ना एग्जाम में, जो मैं बार बार तुम लोग को बताते रहती हूँ, तो वो गलतियां प्लीज मत करना तुम लोग. ठीक है, तो इस तरह से आज अपना सारांश लेखन जो है वो हो गया है कंप्लीट. ओके, तो नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा.
ओके, अभी आगे जो आने वाली वीडियोस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं ना लाइफ में, तो शालिनी हुबलीकर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत रहना, ठीक है। और फ्री है मेरा ये चैनल, तो प्लीज फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो, ठीक है। तो लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।